चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स। इसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स का भी जिक्र आ जाएगा, सिविल सोसाइटीज़ का भी। प्रेशर ग्रुप्स को मेन टॉपिक बना करके चलेंगे। कई बार हम इन शब्दों को सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि ये पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के कई नाम हैं जो कि शब्द सेम है। ऐसा नहीं है, इनमें भिन्नता होती है। उस भिन्नता को मैं आपको समझाऊंगा। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आज हम समझेंगे अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके में। देखिए, आजकल जब आप एक कहानी समझ लेते हैं, आजकल जब आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, आपसे आपकी लोकेशन मांगी जाती है। इवन गूगल आपसे आपकी लोकेशन मांगता है कि क्या हम आपकी लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, आपसे अनुमति मांगी जाती है। और मोबाइल चलाने की जल्दबाजी बहुत होती है, हम फटाफट बहुत सी अनुमतियां दे बैठते हैं। अखबारों में खबरों की चर्चाओं में शायद ही उन अनुमतियों पे बहुत सी बहस होती हो और आप उसमें शामिल भी होते हो, लेकिन निजी स्तर पर जब हम वो अनुमति देने लगते हैं तो नए मोबाइल का उन्माद इतना होता है या उस ऐप को डाउनलोड करने की अधीरता इतनी होती है कि हम अनुमति दे देते हैं। लोकेशन लेकर के वो क्या करते होंगे, आपकी क्या अर्थ होगा उस लोकेशन का, उन्हें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, होता ऐसा है कि जब भी आप कोई ऐप या डाउनलोड करते हैं या किसी भी अदर मोबाइल सोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, आप अपनी काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें डालते हैं। आप अपनी उम्र भर देते हैं, एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका एड्रेस, लोकेशंस, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब इसके तहत होता ये है कि ये पता लग जाता है कि कितनी उम्र का कौन सा इंसान कहाँ पर रह रहा है। और आप जहाँ पर रह रहे होते हैं उस शहर में या गांव में आसपास बहुत सी सर्विसेज, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। कोई जूते बेचने वाला, कोई कपड़े बेचने वाला। कपड़े बेचने वालों में कोई ऐसा भी होगा जो रेडीमेड बेचता है, कोई बच्चों के, कोई बूढ़ों के, कुछ औरतों के कपड़े भी होंगे। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे आसपास, जो कोई किंडरगार्टन की पढ़ाई कराता होगा, कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई हायर एजुकेशन या फिर कोई कोचिंग। अच्छा, इमेजिन करिए कि जैसे मैं कोचिंग देता हूँ और मुझे अपनी मशहूरी करनी है, यानी कि मुझे अपना एडवर्टीज़मेंट देना है। उसके लिए मुझे पर्चे बंटवाने हैं, जिन्हें हम पैम्फलेट्स कहते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि 4000 6000 पर्चे बंटवा दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किस घर में कौन सा कैंडिडेट बैठा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है या कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है। अगर मुझे ये पता हो कि उस घर में कोई कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा है, तो मैं 6000 की बजाय एक ही पर्चा छपाऊँ और उसके घर जाके दे दूँ, मैं खुद ही डाल दूँ। लेकिन मैं 6000 पर्चे छपाऊँगा, उस पर खर्चा करूँगा, फिर एक पर्सन की ड्यूटी लगाऊँगा, वो अपना पैसा लेगा, वो उन्हें बांटेगा, डालेगा, और हो सकता है उसमें से वो किसी एक ऐसे घर में गिर जाए पर्चा जहाँ पर कोई तैयारी कर रहा था। लेकिन कैसा हो अगर कोई ये जानकारी मुझ तक पहुँचा दे कि उस घर में एक लड़का या लड़की है जो ये तैयारी कर रहा है, तो फिर मेरा पर्चा वहीं जाएगा। मेरे इतने हज़ार पर्चे भी बच गए, उस आदमी को जो मैंने पैसा देना था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो भी बच गया। यानी कि मेरा जो टारगेट ग्रुप है वो मुझ तक आ गया। मेरा ऐड बड़ा प्रिसाइज़ हो गया, उस ऐड का प्रिसीजन बहुत ज़बरदस्त हुआ, सीधा टारगेट ग्रुप को जाके लगा। ठीक इसी तरह से जब आप अपनी उम्र, अपना एड्रेस, अपनी लोकेशंस इन सब ऐप्स को देते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये डाटा को उन डाटा असेसमेंट एजेंसीज़ के साथ शेयर करती हैं, जो डाटा असेसमेंट एजेंसीज़ अपनी सर्विसेज एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ को देती हैं। वो एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ फिर इन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं, कोई जूतों वाला, कोई चप्पल वाला, कोई कपड़ों वाला, कोई घड़ियों वाला, और उनको जा कर के बताते हैं कि जिस एरिया में आपकी शॉप है उसके आसपास जिस तरह का प्रोडक्ट आप रखते हैं, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला ये एज ग्रुप इतनी इंटेंसिटी में बस रहा है। तो आपको लोकल टेलीविज़न, केबल नेटवर्क पर या अखबार में या पैम्फलेट्स के वाया इन एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए अपनी ऐड को सर्कुलेट करने के लिए। आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर उस एडवर्टीज़मेंट एजेंसी के वाया उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करता है और उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो आप देखेंगे आपको आपके मोबाइल में उसी एरियाज़ के नियर बाय उस तरह की एड्स आने लग जाती हैं, उस तरह की चीज़ें, जैसे कि यूथ हैं अगर आप, तो घड़ियाँ, चश्मे, जूते, कपड़े, टी शर्ट्स, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बार बार आपको सजेशंस में और एडवर्टीज़मेंट में मिलेंगी। कुछ इस बात पर निर्धारित होती है कि आपने सर्च क्या किया, कुछ इस बात पे कि आपने ऐप डाउनलोड करते हुए फिल क्या किया। हर कोई आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर प्रभाव डालना चाहता है।
प्रभाव डालना चाहता है कि वो किसी तरह से अपने कार्यों को आपके द्वारा सिद्ध करा ले। जैसे कि कार्य ये है कि अरे घड़ी नहीं डाली आज, घड़ी डालने का शौक़ है मुझे, और एक वो कंसेप्ट भी है कि घड़ी डालना अच्छा रहता है, आज डाली नहीं मैंने, अभी जा कर के डाल लूँगा। तो एक ये भी कंसेप्ट उनको रहता है दिमाग में कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिके, आप उसको ख़रीदें। तो उनका कार्य क्या है? अपना सामान बेचना, और वो तब सिद्ध होगा जब आप सामान खरीदेंगे। इसके लिए वो आपको जानना चाहता है आप कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी सोच क्या है, ताकि वो आपके दिमाग को प्रभावित कर दे। वो बार बार वो ऐड आपके पास आए और आप वहाँ पहुँच जाएं। प्रभावित करना समाज में, राजनीति में, जीवन में इसका बड़ा योगदान होता है। ये हमें तय करना होता है कि हम पर प्रभाव किसका है, किस सोच का है। ये किस आधार पर तय होता है? जो हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, यानी कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो विशेज़ हैं, इन पर डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों का प्रभाव खुद पे होने देंगे, इन्फ्लुएंस किन चीज़ों का होने देंगे। तो ये हमारी इच्छाएं, हमारी विशेज़, हमारी प्रायोरिटीज़ इस पर भी निर्भर कर जाती हैं कि हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं, हमारे एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। और ज्ञान भी आपको प्रभावित करता है। सोचिए, ज्ञान आपको प्रभावित करता है उच्च उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए, उच्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बेहतर मार्ग पर चलने के लिए, सकारात्मक सोच रखने के लिए, जनहित में कार्य करने के लिए। प्रभाव ये भी है, लेकिन इस प्रभाव के जरिए ज्ञान अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं कर रहा। प्रभाव वो भी है जो मैंने अभी आपको समझाया। एक प्रभाव हम भी चर्चा करेंगे जो ये प्रेशर ग्रुप्स डालेंगे। कैसे कहानी बना करके सुना दी। हो सकता है आपको ये बेमेल लगे, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में इस पर कोई क्वेश्चन ना आए, और हो सकता है कि मेंस में भी आपको ये लिखने के काम ना आए। लेकिन मुद्दा तो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस को तो कोई जाना नहीं, स्वयं को जानिए। प्रीलिम्स और मेंस आपके हाथ में है, क्योंकि सिविल सर्विसेज भी तो यही चाहता है कि आप खुद को पहचानें, तभी तो आप समाज को पहचानेंगे, उसकी ज़रूरतों को समझेंगे, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं में अंतर पहचानेंगे, ज़रूरतों और इच्छाओं का अंतर समझेंगे। तभी तो आप एक सबल, एक सकारात्मक, एक सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। ये अनिवार्य है। इस तरह की आदतों को पैदा करें, चीज़ों को ज़रा भिन्न नज़रिए से देखें, स्वयं को समझें। प्रेशर ग्रुप्स, इंट्रोडक्शन और मीनिंग को ज़रा एक ही साथ लेकर के चलते हैं। इनमें कोई भिन्न अंतर मुझे नज़र नहीं आता। ज़रूरी तो नहीं जो प्रत्यक्ष है वही सही है, मुझे नहीं नज़र आता तो क्या हुआ, परोक्ष जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसमें भिन्नता तो है। ये इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको दी। मीनिंग यानी कि अर्थ, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मेन एस्पेक्ट क्या है। आप एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेनली एवरीडे जो आप डील करते हैं और जहाँ से आप आते हैं वो है सोसाइटी, समाज। सुबह उठे, स्कूल चले गए, स्कूल से आ गए, खेलने चले गए, खेल के आ गए, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आ गए, ट्यूशन नहीं भी जाते तो अलग बात है, आ गए, प्लेग्राउंड चले गए। ये दिन सुबह से शाम तक आप सामाजिक संस्थाओं में घिरे हुए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस में। विवाह शादियों पे चले गए, बर्थडे पार्टी पे चले गए, किसी का देहांत हो गया वहाँ चले गए। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन आप जब स्कूल गए तो स्कूल में आपका एक सिलेबस था। उस सिलेबस में आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है। आप जिस धर्म, जाति, प्रजाति, जिस क्षेत्र से आते हैं उसके विषय में कुछ भी अपशब्द नहीं कहे गए। आपसे कोई घृणा नहीं करता स्कूल में। स्कूल में जो पानी की टंकी है वहाँ पर आपको भी पानी पीने का उतना ही अधिकार है जितने आपका बाकी साथियों का। आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी कम्युनिटी, आपकी क्लास, आपके रीजन, आपकी एथनिसिटी के बेसिस पर स्कूल में भेदभाव नहीं होता है।
आप जब स्कूल जा रहे थे तो आपके ऑटो, मेटाडोर, आपकी जीप, गाड़ी जिस पर भी आप जा रहे थे वो नियम से चली। किसी ने आकर के आपको ठोक नहीं दिया, आपको परेशानी नहीं हुई, आप सहजता से पहुँचे। आपने रास्ते में बहुत से नियमों का पालन भी किया। आप लाल बत्ती पर रुके, स्कूल से छुट्टी होकर के आई, आपने आकर के प्लेग्राउंड में जा कर के खेल खेला। एक प्लेग्राउंड भी थी, हो सकता है आपके घर का आकार बहुत छोटा हो लेकिन प्लेग्राउंड बहुत बड़ी थी। दिमाग में सवाल आ सकता है कि इतनी जगह, इतनी ये ज़मीन किसकी होगी? वो ज़मीन किसी ना किसी की ज़रूर है, आपके या आपके साथियों के या किसी सोसाइटी के या सरकार की, किसी ना किसी की तो है। अब वो किसी की है, आपकी नहीं तो किसी और की। ये भी तो निर्धारित हुआ है ना, इसके लिए भी तो कोई नियम होंगे ना, कोई सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर यह तय हुआ कि ज़मीन किसकी है। और फिर उन सिद्धांतों के आधार पर जो नियम बने, उन नियमों की पालना भी करनी होगी। तो सुबह से शाम आपका जो जीवन है वो सामाजिक क्रियाओं में, संस्थाओं में, विधि विधानों में बीतता है। लेकिन ये सब करते हुए आप जिन नियमों की पालना करते चले जा रहे हैं, वो नियम एक तंत्र से आता है, एक सिस्टम से आता है। और वो तंत्र है राजनीतिक तंत्र, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब किस तरह के राजनीतिक तंत्र वाले देश में है? जो मैंने आपको जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण में आपके देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी एक समान है, भारत के नागरिक हैं। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेद नहीं होते। ये मूल्य हैं, ये कहीं ना कहीं स्थापित हैं, वह संविधान है, द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, जिससे फिर बाकी के सभी रेगुलेशंस बनते हैं, सभी लॉज बनते हैं। और उन्हीं लॉज के बेसिस पर सुबह से शाम तक आपकी सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है, वर्क करती है, परफॉर्म करती है। तो इस तरह से जहाँ एक तरफ सोसाइटी है, सोसाइटी के कुछ कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, मैनर्स हैं, कस्टम्स हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सोसाइटी जिस प्लेटफॉर्म पर है, जिस देश में है, जिन संस्थाओं के तहत चलती हैं, वो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स और लॉज के बेसिस पर चलते हैं। ये सारी चीज़ों को इसलिए समझाया गया कि एक तरफ इंडिविजुअल हैं, एक तरफ वो पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ इंडिविजुअल्स आधार हैं समाज का, सोसाइटी का, वहीं वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द स्टेट, द राज्य, द स्टेट ऑफ इंडिया, द सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल सोसाइटी में ऑर्गेनाइज होते हैं और सोसाइटी बेहतर वे में चले, इसी के लिए सोसाइटी अपने आप को एक पॉलिटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ द स्टेट। और वो स्टेट से जन्म लेता है एक पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे फिर सोसाइटी को मानना है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, द स्टेट, सोसाइटी, एसोसिएशन, नेशनैलिटी, नेशन। सो जब कभी इस इंडिविजुअल को इस स्टेट से मुखातिब होना हो, यानी कि बातचीत करनी हो, मिलना हो, अपनी बातें रखनी हो, तो कैसे रखा जाए? बहुत से तरीके हैं। आप वोट डालते हैं, हर 5-5 साल पे आप वोट डालते हैं, चुनाव में सरकारों, पार्टियों को वोट डाल करके उनकी सरकारें बनाते हैं। पार्टियों के वर्कर आप तक आते हैं, आप उनके दफ्तरों में जाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है आप उसे बेहतरी से पढ़ते हैं, उसके आधार पर आप वोट डालते हैं और उन लोगों को चुन करके सरकार में बैठाते हैं। इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में भेजते हैं, राज्यों में विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री बनते हैं, केंद्र में लोकसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बनते हैं। एक तरीका ये हुआ कि आपने कम्युनिकेट किया देश के उस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, सरकार के साथ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ, कि आपने उनकी पार्टी को जिताया, उनके मैनिफेस्टो, उनकी आइडियोलॉजी, उनके विचारों को अपने विचारों के साथ आपने लगभग एक पाया। तो आपको ऐसा लगा कि आपकी इच्छाएं,
आपकी आकांक्षाएं इस पार्टी के द्वारा पूर्ण कर दी जाएंगी। ये हो गया। एक तरीका ये भी है कि आप किसी को हरा करके, वोट में, चुनाव में हरा करके भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते कि भाई हम आपसे नाखुश हैं, 5 बरस तक आपने वो नहीं किया जिसके वायदे आपने हमसे किए थे और हमसे वोट ले लिया था। तो क्या ये एक ही तरीका है बात करने का? एक बार वोट डाल दिया, चुनाव हो गए, सरकार बन गई। सरकार क्या है असल में संख्या इस सरकार की? 545 सदस्य लोकसभा में, 545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जिसमें से 543 इलेक्ट हो जाएंगे, 2 एंग्लो इंडियन जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए। 545 लेकर के चलिए आप, 545 मेंबर्स, 130 करोड़ से ऊपर का देश। एक एक मेंबर पे कितने कितने करोड़ आ गए, हिसाब लगा लीजिएगा। जहाँ पे टीचर टू पीपल रेशियो 1:20 की बात होती है, टीचर टू डॉक्टर रेशियो 1:10 की बात होती है, वहाँ टीचर टू रिप्रेजेंटेटिव रेशियो क्या चल रही है? 545 मेंबर एंड 130 करोड़ से अबव पीपल पॉपुलेशन। तो पार्टी तो जीत गई भाई, सरकार बना ली। बात कैसे करेंगे आप? 5 साल उनसे बात कैसे करेंगे? जिस मैनिफेस्टो के आधार पर आपने उनको वोट डाला था, उनके जिन वायदों के आधार पर, उनके जिन प्रचारों के आधार पर आपने उन्हें वोट डाला था, क्या उनकी पूर्ति वो कर रहे हैं? क्या उन 5 बरस में आपकी मांगें बदली नहीं? क्या उन 5 बरस में आपके सामने और कोई नई चुनौतियां नहीं आई? क्या जनसंख्या की वृद्धि होने से संसाधन नहीं घटे? क्या स्कूल की फ़ीस नहीं बढ़ी? क्या LPG के दाम नहीं बढ़े? क्या फ्यूल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी? क्या टोल टैक्स की कीमतें नहीं बढ़ी? खाने पीने की वस्तुओं की चीज़ें, किराया, घर, फीस, दवाइयाँ, अस्पताल का इलाज, क्या ये नहीं बढ़ा? क्या पेड़ नहीं कटे? क्या पार्क पे कब्जे नहीं हुए? क्या बिल्डिंग और घरों के निर्माण होने से रास्ते संकरे नहीं पड़ गए? क्या वेस्ट और नहीं क्रिएट हो गया? क्या जगह जगह पशु इसी तरह से नहीं घूम रहे? तो क्या इन 5 वर्षों में आपको कोई समस्याएं ही नहीं आएंगी? यदि आएंगी तो किस तरह से आप अपनी बात पहुंचाएंगे उस सरकार तक? एक इंडिविजुअल कैसे बात करेगा स्टेट के साथ? पार्टियों दफ्तर के माध्यम से काम करेंगी। क्या वो आपकी अकेले की बात सुनेंगी? क्या आप उनको जाकर के इतना दबाव बना सकते हैं कि मैंने एक वोट डाला था आपको, मेरी इस मांग की पूर्ति करिए, तो वो ये कह देंगे कि अच्छा करेंगे? ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो कहेंगे भाई अपना एक वोट आप अगली बार मत दीजिएगा। ऐसा नहीं होता। कोई तो नेटवर्क चाहिए, कोई तो इंटरफेस चाहिए जो आपके और राज्य के भीतर आए। अच्छा, मोबाइल यूज़ करते हैं आप देखते हैं ना, सुनते हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें एप्पल का इंटरफेस बड़ा पसंद है, कुछ कहते हैं भाई हमें एंड्रॉयड का इंटरफेस बड़ा पसंद है। इंटरफेस क्या रहता है यार? क्या सिस्टम क्या होता है? देखो, एक मोबाइल है, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसकी एक अपनी फंक्शनिंग है, उसका अपना प्रोसेसर है, उसका मदरबोर्ड है, सब कुछ है, जिसके तहत वो तैयार खड़ा है आपसे बात करने को। एक तरफ आप हैं जो उससे अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें। मोबाइल एक तरह कंप्यूटर भी है, एक तरह कैलकुलेटर भी है। आपकी इच्छाएं, आपकी बातें मोबाइल के भीतर पहुँचें, इसके लिए आपको मोबाइल की सतह पर जो एक सेटिंग दी गई है वो इंटरफेस है। द इंटरफेस इज़ connecting you with the mobile. You can communicate to the mobile with that interface. किस तरह से ऐप्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, नीचे से ड्रॉप डाउन कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, लेफ़्ट क्या हो रहा है, राइट क्या हो रहा है, बैक कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड कैसे जा रहे हैं, डीप कैसे। दैट इज़ योर इंटरफेस। दैट इज़ हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग टू द सिस्टम ऑफ योर मोबाइल, एंड यू आर फुलफिलिंग योर डिमांड्स, your requirements. Actually, you are going for the camera, you are simply clicking the app और कैमरा ओपन हो रहा है। सिंपल। सैमसंग के मोबाइल हैं तो नीचे सॉफ्ट कीज़ हैं, उनको दबाइए बाहर आ जाएंगे। एप्पल के मोबाइल हैं तो ऊपर एरो है, उसको दबाइए बाहर आ जाएंगे, नहीं तो सेंटर में एक की है, क्लिक करके दबाइए सीधा बाहर। इंटरफेस है। इसी तरह से एक इंटरफेस आपको चाहिए इंडिविजुअल्स को
to talk to the political system of the country, to talk to the state, to talk to the administration, the legislators, you can say the political officers of the country. Your individual, that is the state. Now that is the interface. By the help of this interface, you can talk to the political officers of the country. That interface we are going to deal with, it is the pressure group. समझाएंगे अभी तो एक उदाहरण के तहत कुछ समझा है, हमें खुद भी समझने की आदत रहती है, मैं खुद भी समझता रहता हूँ। ये गलतफहमियाँ आप कभी भी मत लाइएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ है या मतलब बहुत बड़े स्तर का ज्ञान है। ये सच है और मैं कन्फेस करता हूँ ऑलवेज़, आज भी करता हूँ। मुझे लगता है मेरे अंतिम क्षण तक करूँगा कि मैं स्वयं भी इन रहस्यों को, इन प्रक्रियाओं को समझने का ही प्रयास करता हूँ। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। वो चीज़ मेरे लेक्चर्स में आती है, आपको अच्छी लगती है। साथ में नॉइज़ भी आता है, बोर्ड का छोटापन और दिखने में चीज़ें भी नहीं आती। तो क्या हुआ, प्यार में थोड़ी कशमकश तो होती है, थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें तो होती हैं, झेल लो, आसान थोड़ी ना होता है। मैं पढ़ करके तो बताता हूँ ना साथ में एक एक चीज़। ऐसा कभी हुआ कि मैंने कुछ लिखा मैंने साथ में पढ़ा ना हो? थोड़ा ध्यान लगाया करो ना यार, लिख लिया करो। सो ये एक इंटरफेस है जो इंडिविजुअल को स्टेट से कम्युनिकेट करने का फैसिलिटेटिव ग्राउंड प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा देश, एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम और इतने लोगों को डिलीवर करना है। बहुत सी डिससेटिस्फैक्शंस होंगी देश में, बहुत से अलग अलग इंटरेस्ट होंगे लोगों के, जो वो चाहते होंगे इस देश से हमारे पूरे हों। हो सकता है सरकारें अपनी बहुत सी नीतियाँ लागू करने में बहुत सारे लोगों को लाभ दे दें और उनसे कहीं ज़्यादा लोगों का नुकसान भी करा दें। जिनका लाभ हो रहा है, जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका नुकसान हो रहा है उनको सरकार की तरफ अपनी बात तो पहुंचानी है ना यार। कोई तो तंत्र होना चाहिए इसका भी, उसी के विषय में हमें समझना है। देखिए, जब आप इंडिया जैसी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि स्टेट, राज्य जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है तीन मेन ऑर्गन्स के वाया, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है वाया गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के अगर देखें तो तीन ऑर्गन हैं, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। दैट इज़ अ 3 पिलर भी हैं डेमोक्रेसी के। चौथा वो मीडिया। तो ये 3 ऑर्गन हैं, स्टेट के ऑर्गन कहें आप। गवर्नमेंट इज़ द विजिबल फॉर्म ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट। अब अगर हमें इस गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में देश के रिसोर्सेज हैं, किसी भी तरह के रिसोर्सेज। लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते का मतलब ये नहीं है कि भाई एग्रीकल्चर को सरकार कंट्रोल करती है या लैंड को कंट्रोल। गवर्नमेंट के कंट्रोल के मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स रेगुलेशंस एंड लॉ मेकिंग, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिसोर्सेज पे किसका कितना अधिकार होना चाहिए, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है, किसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट एलोकेशन मस्ट बी जुडिशियस। सो जुडिशियस एलोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। जिसको ज़्यादा मिलेगा उसने ऐसा क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था गवर्नमेंट पे कि उसे ज़्यादा मिला, ये भी क्वेश्चन बनता है। जिसको कम मिला, अब उसके पास क्या तरीका है कि उसे उतना मिले जितना चाहिए, ये भी क्वेश्चन वैलिड है। तो ज़्यादा कम, ये तो नज़र आ रहा है कि कहीं पर एक्सेस है, कहीं पर डेप्रिवेशंस हैं। ऐसे में बहुत सी डिससेटिस्फैक्शंस होती हैं लोगों में।
ये डिससेटिस्फैक्शंस ऑलवेज एक्सप्रेस होनी ज़रूरी है गवर्नमेंट तक। एक लंबी समय की डिससेटिस्फैक्शन अंग्रेज़ों के समय में भी हुई थी, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं, द म्यूटिनी ऑफ 1857 और द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अलग अलग इतिहासकार हैं, उनका अलग अलग मत है। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि पिछले 100 साल से एक अंडर करंट माहौल बन रहा था हमारे खिलाफ, हमें पता ही नहीं लगा। ये तो कारण बन गया कि गाय की और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस काटने की वजह से हिंदुओं का, मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हुआ, तो उन्होंने क्रांति कर दी। ये तो एक इमीडिएट ट्रिगर इफेक्ट बना। इस इमीडिएट ट्रिगर को इतना बड़ा मास बेस किन कारणों की वजह से मिला? ऐसा कैसे हुआ कि मंगल पांडे के द्वारा किए गए उस एक विद्रोह को इतना बड़ा समर्थन मिला और एक मास अपसर्ज हो गया? उसके कारण पता लगाए और कारण पता लगे कि बहुत सारी लोगों में डिससेटिस्फैक्शंस थी, जिसके बारे में सरकार को समय रहते पता नहीं लगे। पिछले 100 बरस से 1757 से 1857 तक ऐसा हो रहा था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेके 1857 से के रिवॉल्ट तक। तो फिर अंग्रेज़ों ने विचार किया कि यार ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि जनता के बीच क्या है ये हम तक, यानी कि राज्य तक, स्टेट तक, सरकार तक कोई पहुंचा दे। तो किसी सयाने ने कहा कि बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। जनता अगर एक तरह का बॉइलिंग पॉट है, पानी उबल रहा है, प्रेशर बन रहा है, तो हम उस घड़े के मुंह पे, उस पॉट पे वॉल्व लगा देते हैं। जब भी ज़्यादा पानी बॉईल हो जाया करेगा, जब भी जैसे कुकर में प्रेशर बन जाता है, आलू उबालते होंगे आप लोग, दाल वाल बनती होगी, खासकर जो बच्चे तैयारी करने के चक्कर में पीजी रहते हैं उनको तो खुद ही बनाना होता है। वैसे सबको खुद बनाना आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ, आवश्यकता पड़ती है, खाना बनाना आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। तो किसी ने कहा कि उस बॉइलिंग पॉट के मुंह पे वॉल्व लगा देते हैं। जब भी ज़्यादा प्रेशर बनेगा, थोड़ा सा वॉल्व खोल देंगे, करके प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर पे सीटी लगी रहती है, ज़्यादा प्रेशर बनता ही सीटी उठ जाती है, करके सारा निकल जाता है और फिर कुकर सेटल हो जाता है। कुकर कभी फटता नहीं, तंत्र कभी भी फटता नहीं, धमाका नहीं होता, ब्लास्ट नहीं होता, क्रांति नहीं हो जाती रसोई के अंदर, क्योंकि सीटी का काम बहुत है। तो किसी ने कहा कि हाँ हो जाएगा। किसी ने पूछा कि ये जो इस बॉइलिंग पॉट पे वॉल्व लगेगा जो हमें सेफ्टी देगा, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, ब्रिटिश स्टेट को, ब्रिटिश एम्पायर को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ये सेफ्टी वाल्व कौन होगा भाई? तो सरकारी तंत्र में बैठे बुद्धिजीवियों ने कहा भाई होगा देश के कुछ राइजिंग मिडिल क्लास मेंबर जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो ब्रिटेन से बैरिस्ट्री करके आए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, जो अपने लिए मानव अधिकार चाहते हैं, जो अपने लिए सामाजिक अधिकार चाहते हैं, जो सिविल राइट्स की मांग करते हैं कि भाई हमें भी पढ़ने लिखने की आज़ादी दीजिए, हमें घूमने की आज़ादी दीजिए, हमें रेस्टोरेंट, होटल, ट्रेन में आज़ाद वहाँ से घूमने दीजिए। इनको मिला करके एक सोसाइटी बनाइए। सोसाइटी से ये संतुष्ट नहीं होंगे, चलिए तो उसको नाम पार्टी दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ही सही, कांग्रेस बनने दीजिए। जब भी समाज में कुछ भी उठापटक होगी, कांग्रेस की पिटीशंस, प्लीज़, इसके द्वारा किए गए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस और अखबारों में लिखे गए लेख के माध्यम से हमें, यानी कि ब्रिटिश तंत्र को पता लग जाया करेगा और हम फिर देश में जो भी ज़रूरी परिवर्तन होंगे अपनी नीतियों के माध्यम से कर देंगे और इससे एक बड़े विद्रोह से, क्रांति से हम हमेशा बचे रहेंगे। तो वो कांग्रेस क्या थी? A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के
उस समय के प्रयास, जिसके पीछे बहुत से भारतीयों के प्रयास के तहत जो एक कांग्रेस बनी 1885 में, वो शुरुआती दौर में क्या थी? जब तक चुनावों के माध्यम से भारतीयों को चुन करके ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जगह नहीं मिली, तब तक कांग्रेस क्या थी सही मायने में? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही थी वो? क्या वो चुनाव लड़ रही थी, लोगों को चुनाव के लिए तैयार कर रही थी और अपने कैंडिडेट जिता के भेज रही थी? या वो लोगों को पॉलिटिक्स से सिखा रही थी, एजुकेट कर रही थी, उन्हें डेमोक्रेसी का महत्व बता रही थी, उन्हें पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में बता रही थी, उनकी मांगों को अंग्रेजी तंत्र तक ले जा रही थी, ब्रिटिश सिस्टम को बेटर करने की कोशिश कर रही थी, उनके फ्लॉज को दूर करके उन्हें प्रो इंडिया बना करके ये थी? तो ये क्या था फिर? क्या ये एक्टिवली कांग्रेस एक्टिवली पॉलिटिक्स में जा करके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जीत करके जा करके देश के लिए नीतियां बना करके देश को सर्व कर रहे थे? या फिर जो ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल्स थे, जो ब्रिटिश क्वीन थी, जब ब्रिटिश एम्पायर थे, उनको देश के बारे में समझा रहे थे, उनको मना रहे थे, देश की परिस्थितियों से अवगत करा करके उनकी नीतियों में परिवर्तन ला रहे थे, उन पर प्रभाव डाल रहे थे? ये थे। कांग्रेस भी एक प्रेशर ग्रुप का ही काम कर रही थी अपने बनने से लेकर के लंबे समय तक। ये बड़ी बात है। शुरुआत एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह हुई है, कांग्रेस अपने आप में एक मूवमेंट भी मानी गई है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा प्रेशर ग्रुप था जिसने समय समय पर अंग्रेजों पर, उनके तंत्र पर बहुत से प्रभाव डाले, उनको बहुत से परिवर्तन लाने को कहा, अपने भीतर भारतीयों के प्रति समर्पित होने को कहा, और वो इंडिया में लोगों के समीप जाते थे, उनके विचारों को जानते थे। किसान हों, आदिवासी हों, महिलाएं हों, व्यापारी हों, कामगार लोग हों, इंडस्ट्रियल वर्कर हों, लेबरर हों, फॉरेन में रह रहे इंडेंचर्ड लेबरर्स हों, हर विषय पर कांग्रेस विचार एकत्रित करती थी, लोगों की समस्याएं सुनती थी। एवरी ईयर, हर साल एक सेशन बुलाती थी देश के अलग अलग क्षेत्रों में, और उसमें देश भर से आए एजेंडों पर चर्चा होती थी, डिक्लेरेशंस होती थी, सेशन में रेजोल्यूशंस लिए जाते थे। जबकि ये सब सिर्फ कांग्रेस के स्तर पे होता था, कांग्रेस सरकार में तो थी नहीं, कांग्रेस उस समय के भारत के तंत्र का हिस्सा तो थी नहीं, कांग्रेस चुनाव तो लड़ नहीं रही थी, कांग्रेस अपने कैंडिडेट तो जितवा करके नहीं भेज रही थी, सरकार तो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और जिन्हें वो 1861 से इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंडक्ट किया जाना शुरू किया था, लेकिन जिसे अंग्रेज चाहते थे उसे करते थे, और वो मोस्टली राजघराने के रिप्रेजेंटेटिव होते थे या फिर और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल्स, दैट्स इट। आम जनमानस को तो जगह नहीं दी जाती थी। तो कांग्रेस फिर क्या कर रही थी? कांग्रेस अलग अलग वर्ग की मांगों को समझती थी, जानती थी, उनके बीच जाती थी। तो इंडिविजुअल्स की जो भी नीड्स थी, जो भी डिमांड्स थी, जो भी सेक्शन डिप्राइव्ड हैं, उनको कांग्रेस समझती थी, नोट डाउन करती थी, लोगों को अपने फेवर में, यानी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस के प्रोग्राम, कांग्रेस के एजेंडा, कांग्रेस के एम और गोल के फेवर में लोगों को एजुकेट करती थी, मोबिलाइज करती थी, जन आधार बढ़ाती थी, जन समर्थन बढ़ाती थी। कांग्रेस का सब्सक्रिप्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। तो कांग्रेस एक मुहिम खड़ी कर रही थी ताकि आने वाले समय में देश को एक सरकार भी दे पाए। लेकिन उस समय में कांग्रेस क्या कर रही है? इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को, इंडिविजुअल्स की एस्पिरेशंस को, इंडिविजुअल की डिप्रिवेशंस को स्टेट के सामने प्रेजेंट कर रही थी। तेजी से लोग कांग्रेस से क्यों जुड़ना शुरू हुए? लोगों को यह दिखने लगा कि अंग्रेजी तंत्र तक, अंग्रेजी राज्य तक यदि बात पहुंचानी है अपनी, तो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन कमर्शियल क्लासेस का सपोर्ट कांग्रेस को बड़े पैमाने पर इसलिए भी मिला क्योंकि ब्रिटिशर्स से अपने फेवर में पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें यह दिखता था कि कांग्रेस एक अच्छा प्रेशर ग्रुप है जो कि ब्रिटिशर्स पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है।
और इसलिए कांग्रेस को धन का समर्थन इन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, कमर्शियल क्लासेस, ट्रेडिंग क्लासेस के द्वारा दिया गया, क्योंकि अपने इंटरेस्ट को कांग्रेस के वाया ब्रिटिशर्स के ऊपर पोज करते थे, एग्जर्ट करते थे उन पर प्रेशर्स कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन कमर्शियल इंटरेस्ट में ब्रिटिशर्स पॉलिसियां बनाए, और वो प्रेशर एग्जर्ट करने का काम कांग्रेस करे। तो कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही थी जो इंडस्ट्रियल क्लास के इंटरेस्ट को परस्यू कराते ही थी। तो इंडस्ट्रियल क्लासेस ने आपस में मिलकर के अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाए थे। तो देखिए, दो शब्द आ गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स। लेकिन कांग्रेस केवल यही नहीं कर रही थी कि इंडस्ट्रियल क्लासेस, हर किसी के हित की बात कर रही थी। ये बड़ी चीज़ है। तो कांग्रेस भी एक प्रेशर ग्रुप था, आपने समझा। फिर धीरे धीरे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनी, फिर अलग अलग प्रेशर ग्रुप बनने लगे। जिनको लगा देश में ऐसा कि कांग्रेस हमारे हितों की बात नहीं करती, उन्होंने अपने प्रेशर ग्रुप बना लिए। पहले उनके इंटरेस्ट ग्रुप बने, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, सिंपल लेबर की बात करने लगे, वर्कर की बात करने लगे। जैसे किसान संगठन, किसान यूनियंस बनने लगी। जैसे महिलाओं के संगठन बनने लगे। फिर कांग्रेस ने भी ये देखा कि हमें किसान संगठनों की बात करनी है, एग्रीकल्चर लेबरर, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट ग्रुप बना जो कि प्रेशर ग्रुप जैसा काम कर रहा था। वो कांग्रेस में प्रेशर एग्जर्ट करता था कि कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप है वो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, एग्रीकल्चरल क्लास, पीजेंट्स, इनके विषय में कांग्रेस आगे बढ़े, एजेंडे आगे लेकर के जाए। तो एक समय में कांग्रेस ब्रिटिशर्स पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इंडियंस के एजेंडे आगे रखने के लिए। दूसरी तरफ एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस के ही मेन वर्किंग पे, मेन लीडरशिप पे, कांग्रेस के अंदर से उभरे नए नए फैक्शंस प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एक फैक्शन जो चाह रहा है कि कांग्रेस प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रो कैपिटलिस्ट हो। एक फैक्शन जो चाह रहा है कि कांग्रेस प्रो वर्कर जाए, प्रो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट ना हो। देखिए, ये भी तो प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये सिर्फ इसलिए इतनी कहानी बताता हूँ कि रट्टा ना मारना पड़े। आप रोज़ इन चीज़ों से मिल रहे हैं, वाकिफ़ हो रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं। समस्या इतनी है कि आज आपको वो धूल छांट के कोई दिखा नहीं रहा कि किताब तो वही थी बावरे, तू रोज़ देखता था, तूने जिल्द नहीं बदल के देखी। पन्ने उठा, थोड़े घुमा।